नमस्कार दोस्तों। आज हम 25 ऑफ मार्च के जो एडिटोरियल हैं उनका डिस्कशन करेंगे। सो इस आर्टिकल के डिस्कशन से पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि जो आज के जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो एक्चुअली में सिलेबस के किस पोर्शन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल आज हमारे पास जो पढ़ने लायक 5 आर्टिकल आए थे, जिनमें दो में इंफॉर्मेशन है जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और रेस्ट 3 में आई वुड से कि फिफ्थ तो मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूँ। आई वुड डिस्कस जस्ट 4 आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है जिनमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, एंड रेस्ट 2 आर वेरी मिनिमल इंफॉर्मेटिव। ओके, तो देखिए अब ये है कि आज आपके पास 4 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल आप देख रहे हैं, अ 5 ईयर प्लान फॉर पंजाब। तो ये बेसिकली आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड आर्टिकल है, क्योंकि पंजाब है और आपकी गवर्नमेंट आई है, तो अब आर्टिकल के रिलेटेड एग्रीकल्चर के रिलेटेड आर्टिकल आया है ये। तो ये आपका GS3 का पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल आया है वो आया है पुलिस टेक एंड प्रेजुडिस। ओके, तो यहाँ पर ई गवर्नेंस के साथ साथ वल्नरेबल सेक्शन, जो कि दोनों ही GS2 के पार्ट हैं, उन पे डिस्कशन किया गया है। उसके बाद आपका जो तीसरा आर्टिकल है, यूक्रेन एंड मिथ अबाउट नेटो। ये आर्टिकल आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। यहाँ पर एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने अपने व्यू रखे हैं आज इस नेटो, यूक्रेन और रशिया और इंडिया का ओपिनियन देखते हुए। ये हो गया आपका इसके बारे में। नाउ द लास्ट आर्टिकल इज हंगर से रिलेटेड है, अगेन पॉवर्टी एंड हंगर, आपका GS2 का पार्ट है। तो कुल मिला के आपके GS3 और GS2 से आज आर्टिकल्स हैं। मैं जिस टाइम रीड कर रहा था मैंने उसी टाइम लिखता चला, ताकि मैं इजीली आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ कि इस आर्टिकल में है क्या। तो देखिए, अब 5 ईयर प्लान फॉर पंजाब, यहाँ पर हुआ क्या है कि इस आर्टिकल में पहले राइटर ने आउटलाइन क्या किया है। राइटर ने आउटलाइन ये किया है कि आपके पास आपकी गवर्नमेंट दोनों ही जगह आ चुकी है, दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है। पंजाब में स्टबल बर्निंग और वेस्टर्न यूपी में स्टबल बर्निंग के कारण एयर पोल्यूशन की समस्या खड़ी होती थी। कहाँ? दिल्ली में। अब उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए जो दोनों ही पोजीशंस आपके पास हैं, ठीक है, जहां से समस्या उत्पन्न हो रही है और जहां समस्या अपने विकराल रूप में आ रही है, दोनों ही प्लेस अब आपके कंट्रोल में हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर बात करी गई है, यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि आपके पास पंजाब में टोटल 85% एरिया जो है वो पैडी और वीट कंडीशन में है। ठीक है, माना। ओके, अब ये कहना है कि आपके पास करीब 31.5 लाख हेक्टेयर पैडी एरिया है और 30 लाख हेक्टेरिया आपके पास वीट कल्टीवेशन में है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो, आप पैडी और वीट कल्टीवेशन का एरिया रिड्यूस कर दो। ठीक है, रिड्यूस करने से क्या होगा, क्योंकि पैडी आपको पता है, पैडी जो अभी हमारी ट्रेडिशनल है, ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक है, नर्सरी में लगाते हैं, फिर उसके बाद लगा के उसको बाद में जो खेत है खेत में लगाया जाता है, वो वाटर एंड लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी है। तो अब ये क्या आपको प्रपोज कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट सीडलिंग मेथड यूज करो, जिसमें आपका करीब 30% पानी बचेगा। ठीक है, तो इन्होंने पहले बात आपको बोली कि आप डायरेक्ट सीडलिंग मेथड यूज करो जिससे कि पानी बचेगा। तो पहला पॉइंट राइटर ने ये दिया कि आप अपना पैडी कल्टीवेशन का एरिया कम करो, जिससे कि, और पैडी कल्टीवेशन का एरिया में आप जो भी कल्टीवेशन कर रहे हो वहां पर आप डायरेक्ट सीडलिंग मेथड का यूज करो। ओके, इसके अलावा वो क्या बात करते हैं, इसके अलावा वो कहते हैं कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वो बोलते हैं कि आप जो एरिया रिड्यूस कर रहे हो, अब जो आपके पास एरिया बच रहा है उसमें आप कॉटन, मेज, अरहर, सोयाबीन और ऑयल सीड जैसे अन्य खरीफ क्रॉप्स को लगाओ। ठीक है, इन्होंने पहला पॉइंट आपको दिया, इन्होंने बोला कि पहले भी कॉटन की उपज होती थी पंजाब में, जो कि करीब 7 लाख हेक्टेयर थे, आज करीब करीब 2 लाख हेक्टेयर, 2.5 लाख हेक्टेयर के आसपास रह गई है। तो उसको गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये समझ में आया कि आपने जो बोला कि हम रिड्यूस करते हैं, उसमें से हमने कुछ सेक्शन कॉटन को दे दिया। अब ये बात करते हैं दूसरी कि पंजाब में फार्मर्स को एनकरेज करें कि वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, उसके लिए जो और क्रॉप होने चाहिए वो हाई यील्ड होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने एक वर्क अराउंड बताया है कि कैसे हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। ये कहते हैं कि आपका जो पैडी का एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर है स्टेट का, वो है 70 कुंटल पर हेक्टेयर और 50 कुंटल पर हेक्टेयर वीट के लिए है। ये कह रहे हैं कि आपका दोनों का ही एमएसपी करीब करीब 2000 के आसपास है।
ठीक है। अब इन्होंने एक सजेशन दिया कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दो वैरायटीज निकाली हैं, अरहर और चना, जो कि दोनों ही हाइब्रिड हैं और इनकी यील्ड करीब करीब 20 से 25 कुंटल के आसपास है। ठीक है। और बट इनका एमएसपी क्या है, करीब करीब 6000 5000 के आसपास इनका एमएसपी है, जो कि आपके कम यील्ड है बट आपकी इनकम कम नहीं होने देगा। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पहला पॉइंट क्या रखा, आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो और लो यील्ड बट हाई एमएसपी जैसे कि अरहर और चना, और आपको यहाँ पर हाइब्रिड वैरायटी यूज करनी है। ठीक है। दूसरा ये एग्जाम्पल देते हैं कि आप मस्टर्ड, जो कि ऑलरेडी पंजाब में उगाया जा रहा है, उसकी 15 कुंटल पर हेक्टेयर की यील्ड है। इन्होंने बोला कि जेनेटिकली मॉडिफाइड आप मस्टर्ड यूज करो, बरनासे बरस्तार जीन का, उसमें करीब करीब आपकी 30 कुंटल पर हेक्टेयर की एवरेज यील्ड होगी। ठीक है, वो आपको बेनिफिट करेगा। तो इन्होंने ये बोला कि आप टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दो। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आप यूज करो। यहां पर मैं लिख देता हूं टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट। ओके। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगला एक इशू जो आता है वो ये आता है पंजाब में, क्योंकि यील्ड इतनी ज़्यादा है, लैंड होल्डिंग्स भी बड़ी हैं, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए भी जो यहाँ पर अरहर बताया गया है, पूसा अरहर, वो करीब करीब आपका डॉर्फ है, उसमें कंबाइंड हार्वेस्टर भी यूज़ हो सकता है। और जो पेस्टिसाइड का छिड़काव है वो रेगुलर नैपसेक्स स्प्रेयर से भी यूज़ हो सकता है। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि आप वहाँ पर भी अभी जो एग्जिस्टिंग मैकेनाइजेशन टेक्निक्स हैं वो भी एप्लीकेबल हैं इन सब के क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद। अब अगला पॉइंट ये है कि वो कह रहे हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का बेसिकली क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में पहले तो 6 एमएसपी पर उठाना है, एमएसपी गुड होना चाहिए। फिर सरकार इसको क्या कर सकती है, अपने पीडीएस सिस्टम में जो पल्सेस क्या है उसमें इसको इंट्रोड्यूस कर सकती है। जो यहाँ से प्रोक्योरमेंट हो रहा है उसको ये अपने पीडीएस सेक्शन में पल्सेस में कर सकती है, जिससे कि वो पीडीएस में भी जो आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पे भी न्यूज़ थी कल, तो वो सब जो है आपका उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन होगा। स्टेपल फूड जो बढ़ रहा है वहाँ पर जो आए दिन न्यूट्रिएंट इंटेक है लोगों का वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर वो बात हुई। तो यहाँ पर एमएसपी का कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर सरकार को दो तरीके से बोला गया कि सेंटर और स्टेट को साथ में काम करके एमएसपी का कॉन्फिडेंस किसान में बनाए रखना है। तो टोटल ये तरीके बताए हैं यहाँ पर राइटर ने। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एजेंडा था जिसको फुलफिल किया जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो फार्मर की प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करने के लिए, स्टेबल बर्निंग के केस को कम करने के लिए वहां पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में वो बोल रहे हैं अरहर चना यूज करिए हाइब्रिड वैरायटी का, जिसमें लो यील्ड है बट हाई एमएसपी है, तो वो आपके वीट और पैडी के कल्टीवेशन को जो उससे इनकम होती थी उसको घटने नहीं देगा। दूसरा है मस्टर्ड जीएम क्रॉप, जो आप करंट मस्टर्ड यूज कर रहे हो उसकी यील्ड कम है, तो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड यूज करो, उसकी यील्ड हाई है। और गवर्नमेंट को और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने के लिए बोला है। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग को यहाँ पर बढ़ावा देने वाली ही वेराइटीज पे सरकार को भी काम करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से एमएसपी का कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, अच्छे एमएसपी पर चीजों को उठाना है, जिससे कि फार्मर को एक सपोर्ट रहेगा कि हाँ अच्छा एमएसपी मिलेगा। और फिर गवर्नमेंट इसको अदर वे अराउंड क्या कर सकती है, जो यहाँ से पल्सेस का प्रोक्योरमेंट होगा उसको वो बाहर भी यूज कर सकती है अपने पीडीएस सिस्टम में। वेल एंड गुड। तो ये आर्टिकल था एग्रीकल्चर। अब नेक्स्ट हम आर्टिकल है पुलिस टेक एंड प्रेजुडिस। ओके, यहाँ पर डिजिटल पुलिस मेथड्स की बात करी गई है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपका एक इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था जिसका फेज 2 लॉन्च किया है अमित शाह जी ने, और एक सीसीटीएनएस सिस्टम ऑलरेडी जो 2020 में अराउंड लॉन्च हुआ था। अब उसको तो यहाँ पर क्योंकि वो सारे पुलिस स्टेशन को कनेक्ट करता है, तो ये बेसिकली ई गवर्नेंस का पार्ट है और ये एक एफिशिएंट पुलिसिंग का भी पार्ट है, जहां पर एक वर्ड राइटर ने यूज किया है प्रेडिक्टिव पुलिसिंग। प्रेडिक्टिव पुलिसिंग मतलब हुआ अनुमान लगाना कि हाँ ये एक सस्पेक्ट है और ये क्रिमिनल हो सकता है। ठीक है, तो सस्पेक्ट से जो क्रिमिनल तक की डिस्टेंस है उसको कम करती है ये प्रेडिक्टिव पुलिसिंग। ओके, नाउ अब बात करते हैं, यहाँ पर उन्होंने एक इंसिडेंट बताया है इंदौर पुलिस कमिश्नर का, जहां पर इंदौर पुलिस कमिश्नर ने एक
सिटीजन कॉप फाउंडेशन ने सिटीजन कॉप फाउंडेशन की हेल्प से एक एप्लीकेशन फ़ोन में डिप्लॉय किया है जहां पर आप फ़ोन के बायोमेट्रिक सेंसर को यूज़ कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एनीबडीज फिंगरप्रिंट। ठीक है, और वो देन एंड देयर वहां पर डेटाबेस में भी स्टोर होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि फिंगरप्रिंट एनालिसिस का जो भी इतना मतलब स्लो सिस्टम था उसको एक इजी स्मूथ फ्लो में दे दिया गया और इजीली हो सकता है चीज़ें। अब यहाँ पर राइटर एक पॉइंट रखता है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इट इज़ इशू और कंसर्न ऑफ प्राइवेसी। उसमें वो के एस पुत्तुस्वामी का यहाँ पर रीट्रेट करते हैं कि वो उसमें फंडामेंटल राइट माना गया है इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी को भी। ओके, और वो कहते हैं लीगल, नेसेसरी और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ शेयर कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन। लीगल मतलब कोई लॉ बैकिंग होना चाहिए, नेसेसरी मतलब उस लॉ के तहत भी क्या जरूरी है हम पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें बायोमेट्रिक एंड एक्स वाई जेड, और प्रोपोर्शनेट मतलब कि अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो कितना ग्रेव है। ओके, उस लॉ और वो नेसेसिटी कितनी सीरियस है कि हम अपना ये सब इन्फॉर्मेशन दें, तो वहां पर प्रोपोर्शनैलिटी चेक होती है। ठीक है, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसके बाद अब आप यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद राइटर एक इन्फॉर्मेशन देता है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स थे उनको क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया गया, क्रिमिनलिटी बाय बर्थ। ठीक है, तो उनको नोटिफाइड ट्राइब्स बोला गया कि जो भी ट्राइब्स इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत, ब्रिटिश एक्ट के तहत नोटिफाइड हैं वो सारे क्रिमिनल बाय बर्थ माने जाएंगे, उनको क्रिमिनल ऑफेंस में खुद ही ट्रीट कर लिया जाएगा। ओके, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी प्रूफ। ओके, तो फिर जब इंडिपेंडेंस हुआ तो हमने फिर क्या किया कि उस डी नोटिफाइड लिस्ट को डी नोटिफाइड ट्राइब्स कर दिया और उनको नाम मिला विमुक्त जाति। ठीक है, वो विमुक्त जाति, विमुक्त मतलब रिलीज्ड। ठीक है, और ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स, बाद में इसको फिर हैबिचुअल ऑफेंडर्स करके उनको नाम दिया गया और इनको लोकल पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी लगानी होती है अपनी इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक, अब यहाँ पर राइटर क्या कह रहा है, राइटर कह रहा है कि रिसेंटली अभी भोपाल और इंदौर कमिश्न वहां पर कमिश्नरेट सिस्टम आया तो उन्होंने एक ऑपरेशन क्लीन चलाया जहां पर उन्होंने अपने जो पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड में डालने की शुरुआत करी। और इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि अब ये जो भी विमुक्त और आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं इनको बोला जा रहा है कि आप अपना आधार कार्ड, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपने फिंगरप्रिंट, अपनी आप कहाँ नौकरी करते हो, अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन लेकर थाने आओ और वहां पर आके इसे सबमिट करो। ठीक है, तो राइटर का यहाँ कहना है कि ये जो अननेसेसरी समन्स हो रहे हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी को बिना किसी लॉ की बैकिंग के, इसका क्या रीजन है और ये इनकरेक्ट है। अब उसमें वो इन दोनों ऑप्शंस को ऐसे कनेक्ट करते हैं कि आप जो अभी मार्जिनलाइज कमिटी के फिंगरप्रिंट्स ऐड कर रहे हो और अगर कभी भी ऐसा इंफॉर्मेशन कुछ भी आता है तो ये क्या होगा कि अगर इनका फिंगरप्रिंट किसी भी रीजन से सामने आता है तो इनको सबसे पहले कैच किया जाएगा फॉर द रीजन क्योंकि ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं तो इनके पास डिसएडवांटेज रहती ही है एनीवे। ठीक है, तो सस्पिशन, मेयर सस्पिशन पे ही इनको एक सस्पेक्ट मान लिया जाता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जब सीसीटीएनएस और आईसीजेएस जैसी टेक्नोलॉजी होंगी तो ये ऑपरेशन जो अभी लोकलाइज्ड है जैसे कि आपने देखा भोपाल और इंदौर कमिश्नरेट में, ये धीरे धीरे पैन इंडिया हो जाएगी। ओके, तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर एक फ्लोचार्ट में दिया है। प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, ई गवर्नेंस सिस्टम जहाँ पर आपका आईसीजेएस और सीसीटीएनएस है। प्राइवेसी कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट के पुत्तुस्वामी केस के, और यहाँ पर आप ये कमेंट कोट कर सकते हो। मार्जिनलाइज सेक्शन जिसको ये हेल्प से ज़्यादा हर्ट कर रहा है। एंड देन उसके बाद आपको ये नोमैडिक और डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है। उससे हो क्या रहा है कि ये फिंगरप्रिंट सेंसिटिव इशू हैं, यहाँ पर जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो दे कुड बी ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए। उनको अननेसेसरी कई बार हो सकता है कि कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े इन सब के चलते। ओके, सो दिस इज आर्टिकल अबाउट दिस कि ये आर्टिकल है यहाँ पर। अब उसके बाद जो आपका थर्ड आर्टिकल है वो यूक्रेन एंड मिथ अबाउट नेटो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बुकरेस्ट 9 करके एक ग्रुप है जो 9 कंट्रीज का ग्रुप है, उसने ये आर्टिकल लिखा है सो एज टू टेल कि नाटो के बारे में उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए हैं इंडियन रीडर्स को। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि नाटो
जो है वो नाटो के बारे में बता रहे हैं कि इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सपेंडेड टू ईस्ट, इट इज वी इंडिपेंडेंट यूरोपियन स्टेट दैट डिसाइडेड ऑन ऑन आर ओन टू गो टू वेस्ट। ठीक है, अब ये क्यों गए? ये इसलिए गए हैं क्योंकि हुआ क्या कि इन कंट्रीज को भी पीस, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, रशिया इनकी टेरिटरीज पर कब्जा ना कर ले, इन सब के डर के लिए इनको सिक्योरिटी चाहिए थी। तो सिक्योरिटी चाहिए थी, जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी तब तक शांति नहीं होगी, और जब शांति हो जाएगी, जब सिक्योरिटी और शांति दोनों हो जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू होती है। अब इन्होंने बोला कि हम इसलिए वेस्ट के पास गए ताकि हमको सिक्योरिटी मिले, हमारे बॉर्डर सिक्योर हो जाए। जब वो सिक्योर हो गए तो हमने फिर करीब करीब तब से लेकर आज तक हमारी 30 सालों से हमारी अनइंटरप्टेड ग्रोथ है। ओके, अब ये कहते हैं कि इट इज़ अ डिफेंसिव अलायंस, नेटो इज़ अ डिफेंसिव अलायंस। यहाँ पर किसी की टेरिटरी लेने की बात नहीं हो रही है, और यहाँ पर ये कुछ एक बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी एश्योरेंस डिस्कस करते हैं, जहाँ पर यूक्रेन से उसके न्यूक्लियर वेपन्स भी ले लिए गए, बट स्टिल रशिया ने अपने कमिटमेंट्स को तोड़ दिया। ठीक है, एंड दे आर अटैकिंग ऑन रशिया। अब ये कह रहे हैं कि उसके बाद रशिया के इन्होंने कुछ और प्रीवियस किस्से बताएं कि एस्टोनिया पे इन्होंने एक साइबर अटैक किया, 2008 में इन्होंने जॉर्जिया और क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, और अभी यूक्रेन पे। तो इनका कहने का मतलब यही है कि नाटो को ही जस्टिफाई कर रहे हैं कि नाटो इज नॉट एनी काइंड ऑफ, कोई अलायंस नहीं है, ऐसा डिफेंस अलायंस नहीं है जो आकर आपकी टेरिटरी ले लेगा, जिस चीज़ से रशिया ने डर कर हमला किया यूक्रेन पर। इट जस्ट अ डिफेंसिव अलायंस कि कोई और फॉरेन पावर्स हम छोटे स्टेट्स पर ऐसा अटैक ना करे जैसा रशिया के केस में हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि वो ये भी बोल रहे हैं कि जो रशिया ने किया है उसकी वजह से अभी तक हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का यूरोप में बिगेस्ट इनफ्लो देख रहे हैं रेफ्यूजीज का। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, एस्टोनिया, लटविया, लुथानिया एंड देन पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड बुल्गारिया, ये हैं आपके वो स्टेट। अब आपको पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि यूक्रेन इसका पार्ट नहीं है। ओके, बुकरेस्ट 9 का पार्ट नहीं। ओके, तो बुकरेस्ट 9 कंट्रीज ये इसमें यहाँ पर मेंशन करी, इनके एम्बेसडर्स ने ही आर्टिकल लिखा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं हिस्ट्री कि बुकरेस्ट 9 रोमानिया और पोलैंड के जो प्रीमियर्स हैं उन्होंने क्रीमिया एनेक्सेशन जो कि 2014 में, उसके बाद 2015 में बुकरेस्ट 9 का ये ग्रुपिंग बनाई थी। आप देख रहे हो कि ये सबके सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रशिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। तो ये एक कि हम भी किसी दिन हमारी भी क्रीमिया की तरह हालत ना हो जाए, इस वजह से इन्होंने ये ऐसा एक ग्रुपिंग क्रिएट करी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। आपको बुकरेस्ट 9 के बारे में पता होना चाहिए। यूक्रेन उसका हिस्सा नहीं है, यूक्रेन, बेलारस और मोल्डोवा ये उसका हिस्सा नहीं है, और आपकी ये 9 कंट्रियाँ उसका हिस्सा हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। वेरी अनपॉपुलर ग्रुप है ये। उसके बाद एक्नॉलेजिंग हंगर, देखिए ये फोर्थ आर्टिकल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें बस बेसिकली आपको एक मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पहली बात है रीज़न कि यहाँ पर जो सर्वे का लेकर इस आर्टिकल को लिखा गया है वो कोई गवर्नमेंट बैक सर्वे नहीं है, फर्स्ट थिंग। और वो एक सर्वे है बट वो कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे नहीं है, वो जस्ट 14 और 8 स्टेट में किया गया है। ठीक है, ये बात हो गई इसके बारे में। अब दूसरी बात ये आती है कि ये है क्या। यहाँ पर इन्होंने हंगर वॉच सर्वे किया था, एक पैंडमिक जब वेव 1 आई और वेव 2 आई। ओके, इन्होंने ये दो किए थे। उसमें इन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये देखा है, एक मैट्रिक्स है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, एफएओ की, ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल, कि आप फूड इनसिक्योरिटी को इन्होंने एक स्केल डेवलप करी है जिसमें टोटल 8 पैरामीटर्स हैं। ओके, 8 पैरामीटर्स पे अब इन्होंने क्या है कि लोगों को रेट किया है। तो इन्होंने बोला कि 79% जिन्होंने एटलीस्ट 1, मतलब कि उन्होंने बोला कि हाँ हम 8 में से एक पैरामीटर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, और ये बोलना है कि लगभग लगभग एक क्वार्टर, मतलब एक चौथाई लोगों ने सीवियर, जिनको 7 या 8 पैरामीटर्स उन्होंने एक्सपीरियंस किए। और अर्बन एरिया में सिचुएशन और बुरी है, जहां ये 87% की फूड इनसिक्योरिटी रिपोर्ट हुई है आफ्टर द पैंडेमिक 1 वेव। ओके, तो यहाँ पर राइटर यही कहना चाह रहा है कि हमारी जो फूड इनसिक्योरिटी है वो बढ़ रही है, गवर्नमेंट को इसको एड्रेस करना चाहिए। तो आपको इसमें अगर आप जब कभी भी मेंस आंसर राइटिंग लिखोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ एडजस्ट होगा, बट आपको फूड एफएओ के इस ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल के बारे में अगर आप अपने कंक्लूजन में क्रिटिसिज्म में लिख कर इसे मेंशन करोगे तो ये आंसर में वेट ऐड करेगा। ओके,
अदरवाइज ये गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म का ही आंसर हो सकता है, उसी में आप इसका पॉइंट ऐड करोगे, क्योंकि पहली बात है ये कोई कम्प्रिहेंसिव सर्वे नहीं है तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वो उठाना चाहिए, ठीक है। तो अब ओवरऑल अब आई थिंक मैंने आपको लगभग हर चीज़ के पॉइंटर्स भी मेंशन किए हैं, तो ये आपको हेल्पफुल होगा। अब एक एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है कि आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि मैं इसे यहाँ पर लिखता हूँ, ओके, सपोज दिस वन, ठीक है। देखिए, आप आर्टिकल से नॉट ऑल पॉइंट्स फ्रॉम आर्टिकल कैन बी यूज्ड इन आंसर, ओके। अब क्या होता है कि आपको इसमें से पहले आर्टिकल से आप 2 पॉइंट उठाओगे, दूसरे आर्टिकल से आप 2 पॉइंट उठाओगे, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि आप अगर कॉन्टिन्यूसली 1 साल पेपर पढ़ रहे हो तो आपके पास, अगर आप कम से कम किसी एक टॉपिक पे, जो ये जैसे टॉपिक है, ठीक है, एग्रीकल्चर का टॉपिक नाउ एंड देन आपको रिपीट होता रहेगा, तो मान लीजिए कि अगर ये साल में भी पूरे अगर 6 बार भी आ गया, ठीक है, 6 टाइम भी आ गया और आपने 2 बार इससे पॉइंट उठाया, तो आपके पास 12 पॉइंट होगा। 12 पॉइंट को आप एक्सप्लेन करोगे, तो अगर आप 12 पॉइंट को मान लीजिए 20 वर्ड में भी एक्सप्लेन कर रहे हो, ओके, तो आपके पास 240 वर्ड का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप समझो, इंपॉर्टेंट न्यूज उठाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाओ, दैट्स इट। इतने में ही आपका ये आर्टिकल पूरा समराइज हो जाता है, ठीक है, इतने ही आपका पूरा ये आर्टिकल समराइज हो जाता है। इससे ज़्यादा लिखने की नेसेसिटी नहीं है, मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपने पास कहीं नोट कर लो, जस्ट रिमेंबर द एक्सप्लेनेशन, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। आई होप मैंने आपको अच्छे से आर्टिकल एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ आप रेट रिव्यू करिए इसे, अपने और फ्रेंड्स में शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट मुझसे जानना है, ओके। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।